नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का इस ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत है। पिछले लेक्चर तक हम प्रश्न पत्र क्रमांक 15 व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत अनुवाद जो पहली इकाई है उसमें आए हुए जो उपमद्य है उसके बारे में चर्चा की है। और इस अनुवाद इकाई के अंतर्गत हमने अनुवाद के अर्थ को समझ लिया है, अनुवाद की परिभाषाएं देखी है, अनुवाद के प्रकारों को देखा है, अनुवाद के स्वरूप को भी देखा है, साथ ही साथ अनुवादक के गुण और अनुवाद की प्रक्रिया जो है और सफल अनुवाद किसे कहते हैं, सफल अनुवाद की विशेषताएं क्या है, लगभग ये सभी मुद्दे जो है हमारे विस्तार से हो चुके हैं। अंतिम मुद्दा जो है व्यावहारिक अनुवाद, जिसमें कहा गया है कि मराठी अथवा अंग्रेजी परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद करने के लिए वहाँ पे कहा गया है और ये प्रात्यक्षिक तौर पर हमें वो करना था और हम कर भी सकते हैं। हमने जब ये अनुवाद का सैद्धांतिक पक्ष समझ लिया है तो मैं आपको आह्वान करता हूँ या फिर समझ लीजिएगा कि आप तैयार भी कर सकते हैं। कोई भी एक मराठी की कहानी ले लीजिएगा या समाचार पत्र में जो बोध कथा वगैरह जो आती है मराठी में, उसको ले लीजिएगा और उसको अनुवादित करने की कोशिश कीजिएगा। मुझे लगता है कि ये व्यवहारिक अनुवाद वाला जो मुद्दा है यहाँ पे हमारा स्पष्ट हो जाएगा और ये अगर आप वैसा करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि व्यवहारिक अनुवाद करते समय या प्रत्यक्ष रूप में अनुवाद करते समय हमारे सामने क्या क्या समस्याएं उभरती है, हमारे सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आती है, अर्थात ये चुनौतियाँ, ये समस्याएं, इसके उपाय के तौर पर जब हम अनुवाद करने लगते हैं तो वो अनुवाद जो है सफलता की ओर बढ़ने लगता है। तो मुझे लगता है कि व्यवहारिक अनुवाद मराठी तथा अंग्रेजी परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद वहाँ पे करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको कुछ कठिनाई महसूस होती है या उसके लिए संदर्भ में कुछ सहायता आपको चाहिए तो कभी भी मुझे लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए वो जानकारी देने के लिए तैयार हूँ। तो सबसे पहले आपको व्यवहारिक अनुवाद जो अंतिम मुद्दा जो है पहली इकाई का बचा है उसमें आपको प्रैक्टिकली या प्रात्यक्षिक तौर पर उसको करना है। और करते समय मैंने अभी बताया था कि कोई भी एक कहानी ले लीजिएगा मराठी की जो आप अच्छी तरह से पढ़ी है आपने, आपको जो कहानी अच्छी लगती है उसको चुनिए, या फिर अगर कहानी नहीं मिलती है तो समाचार पत्र में बोध कथाएं आती है तो वो छोटी छोटी बोध कथाएं जो है मराठी में आई हुई उसको हिंदी में अनुवादित करने की कोशिश कीजिएगा। मैं समझता हूँ कि ये व्यवहारिक अनुवाद वाला मुद्दा वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। अब व्यवहारिक, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अनुवाद के संदर्भ में मुख्यतः दो पक्ष काम में आते हैं, एक सैद्धांतिक पक्ष और दूसरा व्यवहारिक पक्ष। और सैद्धांतिक पक्ष में हमने अनुवाद के अर्थ को, परिभाषा को देख लिया है और अब हमें इसके आधार पर जो भी अनुवाद के संदर्भ में हमने बातें समझी है उसके आधार पर हमें अनुवाद का व्यवहारिक पक्ष जो है वहाँ पे प्रस्तुत करना है या उसकी तैयारी करनी है। तो मैं आपको सूचित करता हूँ कि आप कोई भी अपने पसंद की कोई भी कहानी या फिर समाचार पत्र में आई हुई कोई भी बोध कथा, छोटी हो सकती है, एक पन्ने भर की रहेगी तो भी चलेगा, लेकिन उसको करने की कोशिश कीजिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि मैं अगर हिंदी और मराठी भाषा जानता हूँ और मराठी से हिंदी में अगर किसी रचना को या किसी कहानी को मैं लेके जा रहा हूँ तो मेरे सामने क्या क्या समस्याएं आती है, क्या क्या प्रश्न निर्माण होते हैं, अनुवाद करने के लिए मुझे कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता है, कौन कौन से शब्दकोश मेरे पास होने चाहिए, लगभग ये सभी बातें जो है आपको वहाँ पे प्रैक्टिकली जो है आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये व्यवहारिक अनुवाद वाला जो पक्ष है आप उसको थोड़ा सा अपनी ओर से करने की कोशिश कीजिएगा। असल में हमारी परीक्षा जो है बहुविकल्पी, शायद ऑनलाइन परीक्षा होने वाली है। अगर हमारी परीक्षा ऑफलाइन होती या यूनिवर्सिटी की ओर से जो अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई है वो ऑफलाइन परीक्षा में जो हमारा प्रश्न पत्र का जो स्वरूप है तो उसमें ये अनुवाद जो है लगभग 4 अंक के लिए आपको पूछा जाता या 6 अंक के लिए पूछा जाता और कोई अनुच्छेद जो है या मराठी का अथवा अंग्रेजी का अनुच्छेद वहाँ पे दिया जाता और कहा जाता कि उसको हिंदी में अनुवादित कीजिएगा। लेकिन परीक्षा की पद्धति इस बार कोरोना के कारण, ऑनलाइन होने के कारण ये परिच्छेद वगैरह आपको अब नहीं दिया जाएगा। आपको अनुवाद के ऊपर बहुविकल्पी प्रश्न ही पूछे जाएंगे और उसी के आधार पर हमें परीक्षा देनी है और उस दृष्टिकोण से हमें उस पाठ्यक्रम की तैयारी करनी है। लेकिन मुझे आपको आगे जाकर ये कहना है कि भले ही हमें परीक्षा ऑनलाइन पद्धति से देनी है, बहुविकल्पी प्रकार की देनी है, ऑब्जेक्टिव प्रकार की देनी है, लेकिन
हमारे लिए अनुवाद के माध्यम से हमने क्या सीखा, अनुवाद हमें कितना आता है, इसकी जांच परख करने के लिए मुझे लगता है कि आपको ये व्यवहारिक अनुवाद का कोई भी मराठी का अनुच्छेद जो है या कोई भी परिच्छेद जो है उसको अनुवादित करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे पास मराठी भाषा का जो ज्ञान है, साथ ही साथ मैं जिस भाषा में उसको अनुवादित कर रहा हूँ हिंदी भाषा का भी ज्ञान जो है आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। और ये भी पता चल जाएगा कि अगर मुझे किसी भी रचना का अनुवाद करना है तो मुझे मेरे पास कौन कौन सी सामग्री होनी चाहिए, मेरे पास कौन से गुण होने चाहिए। जैसे कि हमने अनुवादक के गुण देखे, उन गुणों की भी थोड़ी सी तुलना उसके साथ करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत अनुवादक के गुण और साथ ही साथ अनुवाद करते समय आने वाली जो समस्याएं हैं, इनका अगर आप थोड़ा सा तालमेल जांचने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अनुवादक के गुणों के भीतर जो भी विद्वानों के द्वारा बातें कही गई है वो सभी बातें लगभग जो है एक अनुवादक के पास होनी चाहिए, वो सभी गुण जो है अनुवादक के पास होनी चाहिए। तो व्यावहारिक अनुवाद करने के लिए हमें इन बातों से या ये जो हमने सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत जो भी बातें अभी तक देखी है उसको आत्मसात करना होगा, तभी जाकर हम सही अनुवाद कर पाएंगे। और मैंने आगे जाकर ये भी कहा था कि जैसे जैसे आप इस काम को अधिक करते जाएंगे, उदाहरण के तौर पर आज आपने कोई एक कहानी अनुवादित कर दी, फिर बाद में दूसरी कहानी ले ली, फिर तीसरी कहानी, ऐसे धीरे धीरे इस अनुवाद का सिलसिला जब बढ़ जाएगा और आपको एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपको वहाँ पे सच में ऐसा महसूस होगा कि मैं इतना अच्छा अनुवाद कर सकता हूँ, क्योंकि अनुवाद जो है अनुभव के आधार पर आत्मसात की जाने वाली जो है स्थिति है, ऐसा मुझे लगता है। तो इसलिए आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आप जितना इस कार्य को संपन्न करने की कोशिश करेंगे, उतना इस क्षेत्र में आप माहिर होते जाएंगे। एक बार अनुवाद किया, वो अगर गलत हो जाता है तो उससे मायूस होकर काम नहीं चलेगा, आपको उसमें और अधिक प्रयास करने होंगे और अधिक प्रयास करते करते धीरे 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 एक समय ऐसा आ जाएगा, इसके लिए 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं, कभी कभार 3 साल भी लग सकते हैं। लेकिन जितना आप कोशिश करेंगे, जितना इस काम में आप जूझते रहेंगे, तो धीरे 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 एक दिन ऐसा आ जाएगा आपका भी नाम जो है हिंदी साहित्य के भीतर एक अनुवादक के तौर पर जो है सामने आ सकता है। तो इसलिए इस कला को, इस कौशल को जो है आत्मसात करना हमारे ऊपर है। आप इसको कितनी रुचि के साथ, कितनी तन्मयता के साथ और कितनी निष्ठा के साथ इसको ग्रहण करते हैं, और इसी के आधार पर आपको वो अनुवाद का कार्य जो है संपन्न करने आ जाएगा, अनुवाद की कला जो है आत्मसात करने आ जाएगी। तो इसलिए इस काम को करते रहना, इस कार्य को करते रहना ही इस अनुवाद की या सफल अनुवाद की सफलता है, ऐसा मुझे लगता है। तो अनुवादक बनने के लिए आपके पास वो बहुत सारी चीज़ें जो हमने सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत देखी है उसको भी हमें देखना है। साथ ही साथ व्यवहारिक स्तर पर जब हम अनुवाद कर रहे हैं तो अपने स्तर पर हमारे लिए जो भी कुछ चुनौतियां हैं, अपने स्तर पर जो भी कुछ हमारे लिए प्रश्न हैं, समस्याएं हैं, या भी जो भी कुछ कमियां हैं, उसको ढूंढते ढूंढते अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप भी एक सच्चे अच्छे अनुवादक जो है वहाँ पे बन सकेंगे। तो इसलिए अनुवाद के क्षेत्र में काम करना सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। हमने अब तक सैद्धांतिक पक्ष देखा, लेकिन आपने सैद्धांतिक पक्ष को पढ़ा है, लेकिन उस सैद्धांतिक पक्ष को व्यावहारिक पक्ष के आधार पर जांचा अगर नहीं है तो वो अध्ययन जो है किस काम का नहीं है। इसलिए सैद्धांतिक पक्ष के साथ साथ आपको व्यावहारिक पक्ष की बातें भी या व्यावहारिक स्तर पर भी अनुवाद करना होगा, तभी जाकर मुझे लगता है कि आपको अनुवाद करने में माहिरता या सफलता वहाँ पे आ जाएगी। तो इन सभी कोणों से या इन सभी बातों के आधार पर इतना समझ लीजिएगा कि व्यावहारिक अनुवाद करने के लिए आपके पास वो हुनर होना जरूरी है, आपके पास वो रुचि होनी जरूरी है, आपके पास वो निष्ठा होनी जरूरी है, और साथ ही साथ निरंतरता या निरंतर उस कार्य के प्रति जुटे रहने की क्षमता जो है एक अनुवादक के पास होनी चाहिए। तभी जाकर आपके द्वारा किया हुआ काम जो है या आपके द्वारा किया गया अनुवाद जो है वहाँ पे सफल हो सकता है। हमने सफल अनुवाद की विशेषताएं भी देखी हैं, तो वहाँ पे उन विशेषताओं के आधार पर भी आप अगर आपने किया हुआ कोई भी अनुदित पाठ जो है उसको जांचने की कोशिश करते हैं तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि उस अनुदित पाठ में कौन सी कमियां रही है,
कौन सी चीज़ें वहाँ पे आवश्यक थी या कौन कौन से शब्द वहाँ पे आने चाहिए थे। सबसे पहले आप अब तक का जो अनुभव है, नए नए जो छात्र इस काम या इस अनुवाद को करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले उनके पास ये समस्या उत्पन्न होती है कि शब्दों को लेकर वो ज़्यादा जूझते रहते हैं या शब्द चयन को लेकर वो ज़्यादा परिश्रम करते हुए दिखाई देते हैं। उसके पीछे की वजह यह होती है कि पाठ में प्रस्तुत हुए शब्द जो है लेखक द्वारा अपनी प्रतिभा के बल पर वहां पे प्रस्तुत किए हुए होते हैं, लेकिन अनुवादक जो है उन आशय को या उस अर्थ को समझते हुए उसके लिए पर्याय के रूप में लक्ष्य भाषा के शब्दों को चुनता है, तो वह शब्द कुछ हद तक वहां पे लागू हो जाता है, लेकिन कुछ हद तक वहां पे उसका अर्थ जो है बदलता भी है। तो उस दृष्टिकोण से अनुवादक को वहां पे शब्द चयन को लेकर वहां पे छात्रों को समस्या आती हुई दिखाई देगी। इसलिए आपके पास अनुवादक होने के नाते शब्द संग्रह भी बहुत बड़ी तादाद में होना जरूरी है। मराठी से हिंदी में कर रहे हैं तो मराठी की जितनी शब्दावली आप जानते हैं, लगभग तुलना में उतनी ही शब्दावली जो है हिंदी की आपके पास होनी चाहिए, तभी जाकर मुझे लगता है कि आपका अनुवाद जो है सही बन पाएगा। अनुवाद मुख्यतः भाषिक काम है, भाषा को परिवर्तित या भाषा का अंतरण अनुवाद के अंतर्गत चलता है। अर्थ के आधार पर अनुवाद एक ही होता है, मतलब मराठी में अर्थ के आधार पर जो भी लिखा है वही हिंदी में लिखना होता है। वहां पे मात्र शब्दों को बदला जाता है, भाषा के रूप को बदला जाता है, भाषा की व्यवस्था को बदला जाता है, तभी जाकर अर्थ जो है वहां पे बरकरार रहता है। तो उसके आधार पर अगर विचार करेंगे, भाषिक स्तर पर चलने वाला जो ये काम है, उसके लिए आपको दोनों भाषाओं को अच्छी तरह से आत्मसात करने आना जरूरी है, तभी जाकर आपका अनुवाद जो है वहां पे सफल बन सकता है। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा कि व्यवहारिक अनुवाद के पक्ष के अंतर्गत आपको कोई भी कहानी चुननी है या कोई भी मराठी की सामग्री चुन लीजिएगा या समाचार पत्र में आई हुई कोई भी बोध कथा चुन लीजिएगा जो आपको पसंद है, और वो मराठी की कहानी, वो मराठी की बोध कथा जो है अपने तरीके से हिंदी में लिखने की कोशिश कीजिएगा। और लिखने के बाद दोनों को जांचिए, एक तरफ मराठी की लिखिए रखिएगा और दूसरी तरफ आपने जो हिंदी की है, दोनों को एक साथ अगर पढ़ेंगे तो आपको अपने आप वहां पे समझ में आ जाएगा कि अनुदित पाठ में मेरी ओर से कितनी कमियां रही है और वहां पे मूल लेखक ने जो भी कुछ लिखा था उसमें से कुछ छूटा है क्या या मेरी ओर से कुछ जोड़ दिया गया है क्या। लगभग ये सभी बातें जो है आपको ये काम करते समय समझ में आने वाली है। तो व्यवहारिक अनुवाद के तौर पर अनुवाद को सीखने के लिए, अनुवाद को आत्मसात करने के लिए ये व्यवहारिक अनुवाद का पक्ष जो है आपको करना जरूरी है, तभी जाकर ये सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत हमने जो बातें देखी है उसका आपको उपयोग होने वाला है। तो एक बार इसकी कोशिश कीजिएगा। अगर कुछ दिक्कत आती है तो मुझे संपर्क कीजिएगा, मैं भी आपको मदद करूंगा। लेकिन ये चीज जो है, ये अनुवाद की जो कला जो है सीखना जरूरी है, और जब तक सीखेंगे नहीं, प्रयास नहीं करेंगे तब तक सीख नहीं पाएंगे। तो इसको एक बार करके देखिएगा और करने के बाद मुझे बताइए कि सर हमें अनुवाद करते समय ये मुश्किलें आ गई है, ये समस्याएं आ गई है। मैं तुरंत आपको उसके उपाय बता दूंगा, लेकिन अपनी ओर से एक बार इसको करने की कोशिश कीजिएगा। तो इस तरह से ये जो व्यवहारिक अनुवाद का जो हमारा प्रश्न पत्र है उसमें से पहली इकाई जो है अनुवाद, ये इन सभी उपमद्यों के साथ यहाँ पे समाप्त होती है। अगले लेक्चर में मैं इसी पेपर का दूसरी जो इकाई है विज्ञापन को लेकर आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए रुकते हैं, धन्यवाद।